भारत का पड़ोसी बांग्लादेश इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि अर्थव्यवस्था का बैकबोन माने जाने वाला निर्यात भी कर्ज के बोझ के तले दबने लग गया है और दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की राह पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तो पहले से ही कर्ज के गले तक डूबा हुआ था, लेकिन अब एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट ने ढाका की अर्थव्यवस्था पर बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। क्या कहती है रिपोर्ट, देखिए। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तो गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। लगातार वो आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की अपील भी करता है, लेकिन अब भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी बर्बादी की राह पर है। बांग्लादेश भी कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट बताती है कि कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर बांग्लादेश कर्ज में डूब गया। इस कर्ज के पहाड़ को उतारना देश के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट ने ढाका की चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पिछले 5 सालों में बांग्लादेश का बाहरी कर्ज 42% तक बढ़ गया। विदेशी कर्ज 42% तक बढ़ा। 2024 के अंत में विदेशी कर्ज 104.48 अरब डॉलर था और 2020 में कर्ज 73.55 अरब डॉलर था। इन 5 सालों में कर्ज करीब 42% तक बढ़ गया, तो आंकड़ा निर्यात आय का 192% बढ़ा। बांग्लादेश पर बाहरी कर्ज चुकाने का अब दबाव भी बढ़ रहा है, यानी कि उसका डबल से भी ज्यादा हिस्सा विदेशी कर्ज के ब्याज और किश्तें चुकाने में जा रहा है। ये वही चक्र है जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जकड़े रखा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही आईएमएफ से काफी ज्यादा कर्ज ले चुके हैं, लेकिन इसके बदले कड़े आर्थिक सुधारों की शर्त ने देश की कमर और तोड़ दी है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 8.96 बिलियन कर्ज लिया है, तो वहीं बांग्लादेश ने 3.97 बिलियन कर्ज लिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए नए कर्ज को मंजूरी दी, तो वहीं पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई। अब तक पड़ोसी देश को 3.3 अरब डॉलर कर्ज में मिल चुके हैं। दुनिया में टेक्सटाइल हब कहलाने वाला बांग्लादेश इस समय भारी दबाव में है। महंगा डॉलर, कच्ची महंगी सामग्री, ऊपर से गैस और बिजली की कमी, ये सब मिलकर उद्योगों की रफ्तार को रोक रहा है और रोजगार का संकट भी बढ़ने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रही हैं कि ये वही रास्ता है जिस पर पाकिस्तान आज पहुंच चुका है, जहां भारी विदेशी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक सुधारों में देरी ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया है। बांग्लादेश में भी महंगाई 9% के ऊपर बनी हुई है। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रही हैं और आम लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। 2021 में 6.4%, 2022 में 5.5%, 2023 में 5.2%, 2024 में 4.8%। आर्थिक संकट सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये दक्षिण एशिया में आर्थिक अस्थिरता का खतरा भी पैदा कर रहा है। भारत के लिए ये भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देश के बीच व्यापार और सीमा सुरक्षा के कई अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं। कर्ज में डूबे पाक और बांग्लादेश। पाकिस्तान, आबादी 241 मिलियन, बाहरी कर्ज 130 अरब डॉलर, जीडीपी 337.912 बिलियन। बांग्लादेश, आबादी 170 मिलियन, बाहरी कर्ज 104.48 अरब डॉलर, जीडीपी 437.415 बिलियन। कुल मिलाकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक कठिन मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ आईएमएफ और विदेशी कर्ज की शर्तें, तो दूसरी तरफ कम होता निर्यात और बढ़ती महंगाई। अगर सुधार तेजी से नहीं किए गए तो पाकिस्तान जैसी आर्थिक बर्बादी बांग्लादेश के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। दक्षिण एशिया के ये दोनों पड़ोसी देश आर्थिक दबाव में हैं। पाकिस्तान पहले से ही डूबा है और बांग्लादेश भी उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में पूरा क्षेत्र आर्थिक तूफान से जूझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
वो बांग्लादेश जो लगातार तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी एग्जाम्पल्स पाकिस्तान खुद भी दे रहा था, और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दिल में ये डर था कि बांग्लादेश जो कि हमारे ही देश से टूटा अलग देश बना और इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो हम इतने पीछे कैसे रह गए। लेकिन अब जब बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है तो ठीक वैसा ही नीचे की तरफ न सिर्फ गर्त में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है, कट्टरपंथी चौतरफा देखने को मिल रही है, और अब जो आम लोगों में असंतुष्टि है वो मोहम्मद यूनुस से लगातार सवाल कर रही है। लेकिन होगा क्या बांग्लादेश का? क्या पाकिस्तान की तरह ही मुंह की खाएगा? क्या कर्ज के बोझ के तले इसी तरह से दबता रहेगा? और क्या करेंगे अब मोहम्मद यूनुस इस परेशानी से निकलने के लिए? तमाम सवाल हैं जो बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी सोच रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश रहा है और बेहतर रिश्ते रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मिताली निकोरे मेरे साथ में जुड़ गई हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर, साथ ही साथ निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मिताली जी, आप ही से समझना चाहूंगी, बांग्लादेश जो कि बड़ा एग्जाम्पल था बाकी देशों के लिए और खुद पाकिस्तान कहता था कि बड़ा शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए, लेकिन अचानक से उसके डाउनफॉल का रीजन आपको क्या समझ आ रहा है? जी, थैंक यू मुझे आज सुबह यहाँ डिबेट में लाने के लिए। मैं बहुत बार बांग्लादेश गई हूँ, वहाँ बहुत काम किया है गवर्नमेंट के साथ। इस गवर्नमेंट के साथ शायद मैंने इतना काम नहीं किया है, लेकिन पिछले गवर्नमेंट के साथ बहुत काम किया है। और इतना मैं कह सकती हूँ कि बांग्लादेश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है। वहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है। वहाँ की इंडस्ट्रीज मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ की एक तरह से बैकबोन हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल्स ही नहीं, वहाँ पे ट्रेड, चिटागोंग पोर्ट और बहुत सारा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग है बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। वहाँ की औरतें स्पेशली, जो हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक तरह से पूरे बांग्लादेश की औरतों ने ही बढ़ाई बनाया है। अब आज जो बांग्लादेश स्थिति में है, 2-3 उसके कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बांग्लादेश एक लो इनकम कंट्री हुआ करती थी, लेकिन 2 या 3 साल में उसका एक ग्रेजुएशन हो जाएगा LDC स्टेटस से। उसका मतलब ये है कि वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं रहेगी और उसके लिए काफी जो ग्रांट फंडिंग आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, डोनर कम्युनिटी से, उससे बांग्लादेश जो है एलिजिबल नहीं रहेगी उस ग्रांट फंडिंग के लिए। तो सबसे पहला रीजन ये है LDC ग्रेजुएशन। दूसरा ऑफ कोर्स है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो हमने पिछले साल देखा कि पूरे बांग्लादेश में इतने प्रोटेस्ट हुए, हमारा पूरा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई। उसकी वजह से आप ये देखिए कि कितना सारा निवेश जो बांग्लादेश आ सकता था वो नहीं आया, और जो इंडस्ट्री थी वो भी एक तरह से रीलोकेट होके और देशों में चली गई। और तीसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो आज की चल रही है बांग्लादेश में, उनके पास उतना विजन नहीं है, क्योंकि वो अभी नए हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो दोनों देशों के बीच में एक तरह से इंडिया और चाइना के बीच में फंसे हुए हैं कि हम कैसे और किस देश को प्रायोरिटी दें। सो एक तरह से जो वो विजन है प्लान ग्रोथ का, वो हम नहीं देख पा रहे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट है ये बांग्लादेश के लिहाज से अच्छी नहीं, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 5 साल में डाउनफॉल देखा गया, नोटिस किया गया। और पिछले 5 साल में अगर जीडीपी दर को देखें, 2021 6.4%, 2022 5.5%, 2023 5.2% और 2024 4.8%। और 2025 में तो जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की नौकरी चली गई, जो जहां तहां जैसे तैसे काम कर रहे हैं, उनकी महीनों की सैलरी पेंडिंग है। अब किसी भी देश में अगर इस तरह के हालात आ जाएं, निपुण आलम बयान जी, अब तो इसका फ्यूचर क्या होगा? और ये डाउनफॉल आज का नहीं है, पिछले कुछ सालों में ये गिरावट लगातार देखी गई। उसका रीजन क्या? वो तब तो शेख हसीना थी। देखिए, एक तो बात हम ये कहेंगे कि किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो उसकी इकोनॉमी और उसके पूरे सोशल स्ट्रक्चर को करती है, डिफाइन करती है। अब जैसा आपने कहा पिछले दिनों शेख हसीना थी तब भी गिरावट थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। उस समय क्या था कि जो ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो गई थी बांग्लादेश के अंदर, जो शेख हसीना ने कई बार जिक्र भी किया, चाहे वो अमेरिका के द्वारा हो, चीन के द्वारा हो। और आपको याद भी होगा कि तख्ता पलट होने से पहले शेख हसीना जो थी वो विजिट करने भी गई थी चीन,
और जिस कंडीशंस पे वो अपना डील करना चाहते थे वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, तो बीच में ही वो उस मीटिंग को छोड़कर वापस भी आ गई थी। उसी के बाद हम देखें कि तख्ता पलट की स्थिति वहां पर बनी थी, यानी कि वहां पर कूप हुआ था। तो आप देखिए कि जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ने एक उठाने का प्रयास किया था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पावर्स हो, रीजनल पावर हो, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसी को लेकर टकराव हुआ शेख हसीना और इन सभी ग्लोबल पावर्स के अंदर। आप चाइना की बात करें, आप देखिए कि जो कॉटन इंडस्ट्री है, अगर चाइना के बाद किसी देश की डेवलप हुई थी तो बांग्लादेश की डेवलप हुई थी। पाकिस्तान ये बात कहीं भी रास नहीं कर पा रहा था कि पर कैपिटा इनकम है, कई सारे पैरामीटर्स में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया था बांग्लादेश ने। तो ये बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं थी। पाकिस्तान, अमेरिका, मतलब बहुत सारे आपके इस प्रकार की कैलकुलेशन देखने को मिली, और जो मोहम्मद यूनुस के आने के बाद तो एकदम से मान लीजिए कि बांग्लादेश लगातार क्या हुआ है, डिनाइन हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी, हर चीज क्या डिनाइन हुई है, और आने वाले समय में देखिएगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो वहां से निकल चुकी है, जैसे कि लिवाइस की जींस जो बनती थी पहले बांग्लादेश में, उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी, तो वो शिफ्ट होकर भारत में आ चुकी है। तो ये जो लगातार घटनाएं हैं, तो बार बार हम कहते भी हैं कि पाकिस्तान 1960 अगर आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की जीडीपी जो थी वो इंडिया के इक्वल थी, भारत के इक्वली डेवलप हो रही थी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ? ऐसा यही हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, और यही बात अब बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी यही स्थिति बनाने का प्रयास। और जो आपको याद होगा कि जो सो कॉल्ड वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे लगातार इनके शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसने एक अस्थिरता को जन्म दिया था बांग्लादेश के अंदर, और उसी अस्थिरता के कारण निवेश क्या था, इन्वेस्टमेंट क्या था, आपका व्यापार क्या था, वो सब प्रभावित हुआ था। तो बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। यानी आप कह रहे हैं पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी है वो बांग्लादेश में इस खतरे की आहट के तौर पर आई, और अब तो ये खतरा चौतरफा है, आम लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए विरोध के जो सुर हैं बार बार सड़कों पर दिखाई देते हैं, लोग इकट्ठा होकर मौजूदा जो अंतरिम सरकार है उससे शिकायत करते हैं। अच्छा मिताली जी, कर्ज तो बाकी देश भी ले रहे हैं, हमारा देश भी लेता है, लेकिन उस कर्ज को चुकाया कैसे जाए, उसका भुगतान कैसे किया जाए, उसके लिए रिसोर्सेज तो खुद से जनरेट करने होंगे ना। लेकिन बांग्लादेश जब वो कर्ज ले चुका है तो अब वापस देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, लोगों के पास से काम कारोबार खत्म हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि वहां पे कारोबार खत्म हो रहा है, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। वहां पे आज भी जो एक तरह से प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है, और वो अच्छा भी चल रहा है, ऐसा बट पहले नहीं के है, मुकाबले लेकिन बहुत कम हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये हमें इसको सही तरह से समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। जो सर कह रहे हैं, निपुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो बहुत सारा निवेश, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आ सकता था, बहुत सारे देशों से और भारत से भी, अगर आप यहाँ से देखें तो इतने सारे बिजनेस हाउसेस को मैं पर्सनली जानती हूँ जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, और बहुत ही प्रॉफिटेबली वो चला रहे थे, लेकिन फिर वो नहीं चला पाए। तो अब आज बांग्लादेश की ये सिचुएशन है कि नई इंडस्ट्रीज आप ला नहीं पा रहे हैं, नए सेक्टर्स आप ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में है जो आपकी पुरानी इंडस्ट्रीज भी चल रही थी, वहां पे भी आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे भी आपकी हड़तालें हो रही हैं। आप उस तरह का जो प्रोडक्शन कर रहे थे और जो दुनिया में एक तरह से उनका डोमिनेंस था, वो एक तरह से खत्म हो रहा है, और बहुत और देश आ रहे हैं, भारत भी, जो कि बांग्लादेश को एज आउट कर रहे हैं ग्लोबल कंपटीशन से। और इस वजह से वो अपना जो डेट है, अब क्या है, इंडिया जब डेट लेता है, इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो हमेशा एक तरह से स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, हमारा जीडीपी 7% पे ग्रो करता है, 8% पे ग्रो करता है, कभी कभी हमारा 6 to 8% में पिछले 10 साल में रहा है। तो हम अपना डेट इस वजह से चुका पाते हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश में हमारी ग्रोथ स्टक रहती है 3 to 5% में, जो कि हमने नंबर्स दिखाए आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, तो उस वजह से हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो वर्सन होता जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपाउंड होते जाते हैं, और आप इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं दे पाते हैं एक देश की वजह से। इस सिचुएशन में बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी जरूरत है इनोवेशन की।
कि वो कहाँ से इनोवेशन लेकर आए ताकि उनकी जो कंट्री है उसमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज बने, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़े, और सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं और भी बहुत सेक्टर्स जैसे फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड, उसको वो अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे निपुण जी ने कहा, दो चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा लीडरशिप का विजन। और वो विजन जो है भारत में जब हम देखते हैं, जब हम कहते हैं विजन 2047 विकसित भारत, उसके लिए हम एक पाथ हमेशा बनाते हैं। हम कहते हैं हमारे ये 10 सेक्टर है, ये 10 सेक्टर ऐसे ग्रो करेंगे, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, इस स्टेट ये करेगा, ये स्टेट ये करेगा। वो विजन हम बांग्लादेश में आज नहीं देख पा रहे। सही कहा आपने। अच्छा, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी एक बड़ा रीजन है, लेकिन निपुण जी ये अनस्टेबिलिटी दूर कैसे होगी? आम चुनाव को लेकर सहमति बनती है, लेकिन मोहम्मद यूनुस तो इससे भी पीछे हटते हुए नजर आते हैं, इसका भी जरूर जिक्र करना होगा। साथ ही साथ ये बताइएगा, भारत का अगर कोई पड़ोसी देश इस तरीके से प्रभावित होता है, पहले पाकिस्तान भी था ही, पाकिस्तान का तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, पाकिस्तान की राह पर अब बांग्लादेश भी है, तो उससे भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा या हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आचार्य चाणक्य, आपने नाम सुना हो, वो कहा करते थे कि किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो उसकी पेरिफेरी पे डिपेंड करती है। अगर उसकी पेरिफेरी यानी कि उसके पड़ोसियों में अगर डिस्टरबेंस होता है किसी भी तरह का, तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और हमने देखा है, चाहे पाकिस्तान की यहाँ पर आतंकवाद है तो हमारे यहाँ दिक्कत होती है, म्यांमार में कुछ होता है हमारे यहाँ दिक्कत होती है, श्रीलंका में सिविल वॉर होता है तो हमारे यहाँ इश्यू होता है, कहीं भी आप देखें नेपाल में अगर कुछ क्राइसिस क्रिएट होता है तो वो भी इश्यू हमारे यहाँ पर होता है। ऐसी बांग्लादेश का भी इम्पैक्ट हम पर पड़ना है। और हम तो 71 का भुगत चुके हैं। 71 में ऑलरेडी हम लोग काफी लाखों की मात्रा में हम लोग देखे थे बांग्लादेश घुसपैठ आए थे, उसके बाद भी आए थे, और आज भी ये संभावना बनेगी। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में काफी लोग ऐसे हैं जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं और लव टू द इंडिया। मेरे कई फ्रेंड्स हैं बांग्लादेश में जो बहुत ज्यादा भारत से प्यार करते हैं और सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं। तो उनके प्रति अब शेख हसीना अकेली आई है तो ऐसा तो है नहीं, उनका पूरा का पूरा एक सिस्टम है वहां पर। वो लोग भी, शेख हसीना भी हो सकती है भारत को कहे कि भाई ये कुछ लोग हैं, इनको आप ले लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनेगी, भारत में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे ठीक हो, देखिए, चुनाव की मुझे भी आशंका, मतलब क्या ना, मुझे भी आशा नहीं लग रही है जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस। और मैं कहता हूं कि अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो आपने तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव से बाहर ही कर दिया। आपने तो डेमोक्रेसी का जो मेन रूल है वो क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए। आपने पब्लिक से विकल्प भी खत्म कर दिया अवामी लीग को लेकर। अवामी लीग की नेता को आपने डेथ सेंटेंस दे दिया है, अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है। और आप जानते हैं खालिदा जिया की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बहुत बीमार है, पता नहीं, मतलब स्थिति बताई जा रही काफी अच्छी नहीं है। तो आप सोचे, जमात इस्लामी रह गई है, नई नवेली जो पार्टी वहां बनी थी, स्टूडेंट्स ने जो बनाई थी, वही दो पार्टी फाइट करेंगी। और दोनों ही पार्टी का जो नजरिया है वो अतिवादी है, रेडिकलिज्म वाला है। तो आप तो एक तरह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने में या उनको नष्ट करने में आप लगे हुए हैं। तो मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा आशा। लेकिन निपुण जी, अब होना क्या बाकी है? मतलब जो हम देख रहे हैं बाकी देशों में, श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये जेंजीज का सड़कों पर आना या प्रदर्शन होना या तख्ता पलट की सिचुएशन आना, ये सब तो बांग्लादेश ने देख लिया। अब होगा क्या? ये जो अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना मानना है, स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं भारत है या कोई और कंट्री, लेकिन जो छोटे छोटे देश है ना, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इनमें बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि भारत को कुछ कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जो है वो बांग्लादेश करेगा, कुछ बड़े स्टेप हमारे द्वारा लिए जाएंगे, तब वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार की बिसात अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बिछा रहे हैं, और चीन भी कम नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत थ्रेट्स हैं। और अभी हमारा फोकस पूरा क्या है कि हम 8.2 की ग्रोथ रेट पर है। हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट पर पूरा फोकस करें, लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिकली जो एक स्ट्रेटेजिकल, जिसको हम लोग कहते हैं, जो चालें चली जाती हैं, उनमें हमको बहुत हैवीली इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बांग्लादेश का हमें सोल्यूशन निकलेगा। नहीं तो वहां पर जो स्थिति है वो झुकी तो बनी रहेगी। और मैं मानता हूं कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया को लाइक करते हैं, सेकुलर फैमिली को लाइक करते हैं। मुझे लगता है उनकी ताकत बढ़ाई जाने की जरूरत है। अगर उनकी ताकत बढ़े तो ऑटोमेटिकली, जब लाखों लोग सड़कों पर आकर शेख हसीना को निकाल सकते हैं, तो मोहम्मद यूनुस क्या है, मोहम्मद यूनुस को कोई लाइक भी नहीं करता है, पपेट की तरह बैठा हुआ व्यक्ति है, उठा के फेंक देंगे उसको बाहर। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए। तो मुझे तो
इस बात को मैं लेके चलता हूँ इस बात आप को। कह रहे हैं बाकी देशों को भी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना चाहिए और भारत को भी कड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है। लेकिन मिताली जी, चूंकि आप सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर जुड़ी हैं और बांग्लादेश की खस्ता हालत पर आज हम बात कर रहे हैं, अगर इन केस, हालांकि अभी दूर की कौड़ी नजर आता है, अगर इन केस आम चुनाव होते हैं, सरकार जनता की चुनी हुई बनती है, तो स्टेबल होने में या फिर जीडीपी को पटरी पर आने में कितना टाइम लग सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोग कॉलेज में थे और हम पढ़ाई करा करते थे इकोनॉमिक्स की, तो मोहम्मद यूनुस एक ऐसे फिगर होते थे जो हम जिनके बारे में हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ चुके हैं, और हमने ये देखा है कि हाँ, मतलब उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो माइक्रो फाइनेंस का एक तरह से एग्जाम्पल मतलब उस टाइम पे बांग्लादेश का दिया जाता था हमारे कॉलेजेस में कि इससे आप सीखिए। तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा शौक था कि आज जब मोहम्मद यूनुस जैसे इंसान जिसके बारे में हमने इतनी पढ़ाई करी है, वो एक देश के लीडर हैं, लेकिन वो उनका विजन नहीं है। और ये मुझे बहुत शॉकिंग लगता है कि मतलब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होके भी, और आपको पता भी है कि आपके देश की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, आप वो कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आज वहां पे चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, तो बांग्लादेश को फिर भी 2 से 3 साल एटलीस्ट लगेंगे जस्ट एक ग्रोथ को रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उनका विजन नहीं है, क्योंकि उनका कोई ग्रोथ का प्लान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ग्रोथ के प्लान के लिए सारे लोगों को एक साथ आने की बहुत जरूरत है। वहां पे जो इंडस्ट्री है वो वीक होती जा रही है, इंडस्ट्री की आवाज नहीं है। हम अगर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्री की आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हर महीने एक नए इंडस्ट्री ग्रुप के साथ कंसल्टेशन कर रही है कि बजट में क्या होना चाहिए। वहां पे ऐसी चीजें हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री इतनी वीक हो गई है। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे जो लीडिंग इंडस्ट्रीज है उनको वापस स्ट्रांग होने के लिए, अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्चुअल में होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आज भी वहां की गवर्नमेंट को हमेशा ये कहूंगी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्ट करिए। ढाका ऐसा शहर है जहां पर अगर आप अपने घर से निकले तो आप एटलीस्ट 6 घंटे ट्रैफिक जैम में बिताते हैं कहीं भी जाने के लिए। 6 से 8 घंटे भी आपको लग सकते हैं शहर में घूमने के लिए। वहां पे सारी मीटिंग्स जो हमने करी थी वो गाड़ी में ही थी, क्योंकि हमें पता था कि हम पूरे टाइम गाड़ी में ही रहेंगे। तो उस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, और एटलीस्ट अगर कोई भी विजन ना हो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उन्हें इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, जो हमने अभी ताज़ा तस्वीरें नेपाल से देखी मिताली जी, जिस तरीके से जनजी सड़कों पर आ गए, वहाँ राष्ट्रपति भवन हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, या संसद क्यों ना हुई, वहाँ जहाँ आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, तमाम ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तहस नहस हुई। क्या इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शनों से भी कोई फर्क पड़ता है देश की ग्रोथ पर? तो जिस होटल में आग लगाई गई उसके बिल्कुल 500 मीटर दूर मैं रह रही थी जब मैं काठमांडू में काम कर रही थी। तो मुझे तो बहुत ही डर लगा था जब मैंने ये इमेजेस टीवी पर देखी थी, और मैं बहुत थैंकफुल थी कि मैं वापस आ गई थी तब तक अपना प्रोजेक्ट खत्म करके। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर हम नेपाल के जेनजीज की बात करें तो उनका डिसकंटेंट जरूर है, करप्शन पे भी है वहां पर। मतलब उनको ये दिख रहा है कि इनइक्वालिटी हो रही है। हाँ। और पूरी दुनिया में ही, पूरे विश्व में ही हम ये देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जॉब्स नहीं है, इनइक्वालिटी वो देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो इंसान पैसे में पैदा हो रहे हैं, बड़े फैमिलीज में पैदा हो रहे हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये डिसकंटेंट सड़कों पे फिर आना एक तरह से और लाज़मी सोशल है। मीडिया का जमाना भी है ना, तो जो जेंजी हैं, जो आज के युवा हैं, वो बोलना जानते हैं, अपनी आवाज उठाना जानते हैं। निपुण जी, आपका एंड कमेंट में पूछना चाहूंगी, किसी भी देश में जो ग्रोथ है डिपेंड करती है काफी हद तक इन्वेस्टमेंट पर भी। बाहरी देशों का क्या इंटरेस्ट है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी तो ग्रोथ का रीजन होता है। लेकिन अगर अनस्टेबिलिटी है तो कोई क्यों आएगा आगे? नहीं, बिल्कुल देखिए रचना जी, सिंपल सी बात है। हम तो एक बात बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। जैसा भी मिताली जी ने कहा, गुड गवर्नेंस की वो बात कर रही थी। करप्शन होना यानी कि गुड गवर्नेंस की नहीं वहां पर है। हाँ। और अगर आप सारे देश के संसाधनों को कुछ लोगों तक सीमित कर देंगे तो ये भी अगेंस्ट हो, तो गुड गवर्नेंस है। और दूसरा आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से मतलब ये नहीं कि आप नक्सलियों की बात करें, बात है कि अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पर, अब जैसे मिताली जी ने कहा कि मैं काठमांडू में फेयर लग रहा था,
तो आप सोचिए इनके अलावा कितने वहां पर जो आपके इंडस्ट्रियल वाले होंगे, हाँ, उनकी इंडस्ट्री के ऊपर अटैक्स होने की पॉसिबिलिटीज होंगी। तो उस प्रकार के जो फियर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं। तो बिल्कुल। सिंपल सी कहा भी जाता है कि ग्रोथ के लिए दो चीजें होना, गुड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ। अगर ये नहीं है तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों चीजें बेसिक प्राइमरी हैं और ये हर देश को ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत के बारे में हम बात करें या हम बात करें नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, बिल्कुल। श्रीलंका, किसी भी कंट्री के बारे में बात करें, ये बात सभी के लिए क्या होती कोई है, भी लागू देश होती है। स्ट्रांग जी। तभी हो सकता है जहां पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी ना हो, मजबूत सरकार हो, गुड गवर्नेंस हो और वहां की जो आवाम है वो अपनी सरकार से, वहां के सिस्टम से संतुष्ट हो, जो कि बांग्लादेश में तो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मेरे साथ में जुड़ने के लिए मिताली निकोरे जी, निपुण आलम बयान जी, दोनों का आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना शेड्यूल से कीमती समय निकाला, प्रीशियस टाइम न्यूज इंडिया को दिया, आप दोनों का शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।